हाँ तो मेरे प्रिय साथियों, क्या हालचाल है। उम्मीद है सारे अच्छे हैं। और हमारा रीट का पेपर आपको पता चल गया है कि एडमिट कार्ड आ चुके हैं और आज से लगभग 3 या 4 दिन बचा है। आज तारीख हो चुकी है 22 तारीख, ठीक है। तो अपना 27 से पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो उम्मीद है यहाँ तक सारी चीज अच्छे से समझ आ रही है और आपकी जो तैयारी बिल्कुल एंडिंग पर चल रही है, बिल्कुल अच्छे से चल रही है भाई, ठीक है। आज हम अपना शिक्षण विधियों का अंतिम टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है एनसीएफ 2005 और मूल्यांकन, ठीक है। तो यहाँ तक की जो पिछली हमने कक्षाएं लगाई हैं वो आपके लिए काफी बेहतर साबित होगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप उनको एक बार देखिए और क्वेश्चन को मैच करके जरूर देखना, ठीक है भाई। तो आइए शुरू करते हैं अपनी शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों में कौन सा टॉपिक बचा है अपना, लास्ट चल रहा है एनसीएफ, ठीक है। एनसीएफ 2005 करने वाले हैं आज और साथ में अपन क्या करेंगे, मूल्यांकन, ठीक है भाई। आज का लास्ट एंड फाइनल है, ठीक है। ये वाला टॉपिक जो अपनी शिक्षण विधियों ये सारी चीज कंप्लीट हो जाएंगी। तो आज तारीख हो चुकी है 22 सेकेंड मंथ, है ना, और चल रहा है 2025। अगर आपने देख रहा होगा कि आज 22 है और 27 में लगभग 3 से 4 दिन बचे हैं। केवल आपकी तैयारी अब तक कंप्लीट हो चुकी है। अगर नहीं हुई है, अगर आप शिक्षण विधियों को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारे पीछे जो पिछली क्लास की डली हुई है या पिछली के क्लास है उनको ढंग से देखें। प्ले लिस्ट आपके सामने बनी हुई है, प्ले लिस्ट पे आपको सारी चीज क्रम से मिल जाएगी भाई, ठीक है। तो अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो भाई साहब सबसे पहले अपन जानेंगे एनईपी वो एनसीएफ के बारे में, ठीक है। एनसीएफ 2005 आखिर ये क्या फॉर्मेट है, इसका मतलब क्या है। तो भाई साहब सबसे पहले देखो एनसीएफ, एनसीएफ की इसकी में फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म। तो आप सबसे पहले यही जाने फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। क्या क्या एनसीएफ फुल फॉर्म क्या है, ये हो जाएगा नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ठीक है भाई। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ठीक है भाई, ये इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में अपन जानेंगे आखिर इसका फॉर्मेट क्या है, आखिर ये किस लिए लागू किए और ये इसकी शुरुआत कब से हुई है, ठीक है। और इनके प्रकार वगैरह सारी चीज को जानेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है सारी चीज आपको पहला स्टार्टिंग पॉइंट अच्छे से समझ आ गया है जिसके बारे में अपन जानना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एनसीएफ, एनसीएफ मतलब कब कब आया है, ठीक है। एनसीएफ, एनसीएफ किसके लिए है, देखो एनसीएफ है, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है, एनसीएफ उद्देश्य लिखो सीधा, इसमें उद्देश्य है सभी विद्यालय, जो आज के टाइम जो विद्यालय चल रहे हैं सभी विद्यालयों में नवीनतम पाठ्यचर्या या इसको अपन बोले नई शिक्षा देना, ठीक है भाई। इसका जो सीधा सा फॉर्मेट है ये चाहता है कि बच्चों को नई शिक्षा दी जाए, ठीक है। इसके अंदर पहला पॉइंट ये, ठीक है। इसकी देखो एक सबसे बड़ी बात, ये एनसीएफ आया था, एनसीएफ जो 2005 का, एनसीएफ 2005 का जो नारा है, नारा था, ठीक है भाई। ये नारा दिया गया था, कब दिया गया था, सन 1993 में, ठीक है भाई। यहां तक उम्मीद है सारी चीज अच्छे से समझ आ गई है, ठीक है। एनसीएफ के प्रकार, एनसीएफ मतलब कितनी बार आए एनसीएफ, एनसीएफ आए हैं। या एनसीएफ का समय, या सीधा लिख देते हैं एनसीएफ का समय लिख लो जिससे अपने को कोई दिक्कत ना हो भाई, ठीक है। तो एनसीएफ का समय, तो इसके 4 है समय, फर्स्ट सेकंड, देखो सन 1975 के अंदर सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग हुई है,
ठीक है। फिर 88 में दूसरी बार आया है। तीसरी बार कब आया है? तीसरी बार आया है भैया अब तक 5 में, सॉरी 2000 के अंदर, और चौथी बार आया है 2005 में, ठीक है। तो अब तक कितनी बार आ चुका है या समय या आया है, ठीक है, आया है, मतलब अब तक कितने बार आ चुका है भाई? ये 4 बार प्रस्तुत कर चुके हैं अपन। एक 75 में सन 1975 के अंदर, फिर 88 के अंदर सन 1988 में, फिर 2000 में आया है, और फिर चौथा आया है 5 में, ठीक है। और फिलहाल आज के टाइम अपन देखते हैं, ये तो 5 के अनुसार पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस हिसाब से नवीनतम है। पर आज के टाइम एक नया फॉर्मेट चल चुका है जिसका नाम आप पढ़ चुके हैं, NEP 2020, NEP, ठीक है। नई एजुकेशन शिक्षा नीति आई है, नेशनल एजुकेशन पोर्टल, है ना, सॉरी पॉलिसी है ना, इसमें ये आई है। और ये कब आई थी? 2020 में, समझ गए भाई। तो ये भी इससे टच हो रही है, लगभग इनका उद्देश्य सेम है, बस थोड़ा चेंजिंग कर दिए भाई, ठीक है। तो एक बार आप यहाँ तक उतार लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगली क्लास की ओर। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया भाई? अगर नहीं आई है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालें, कोई समस्या हो तुरंत आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें भाई, क्योंकि आपके सामने पूरे ये वीडियो आज कंप्लीट हो जाएगी। पूरा टॉपिक शिक्षण विधियों का कंप्लीट है, लगभग 8-10 जो क्लास बनी है केवल शिक्षण विधियों के बारे में बनी है, उसी में आपका काम हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्लास का जो टाइमिंग रहा है वो आध घंटा के पास रहा है ना, लगभग 30 या 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकती है, कोई एक आध वीडियो कह नहीं सकते। अगर बीच में टॉपिक छोड़ते हैं तो समस्या आ जाती है। एक वीडियो है जो अपनी कुछ लॉन्ग निकल गई है ना, पर आप एडजस्ट कर लेना, वो आपका जल्दी से हो जाएगा। फुल स्पीड में चेक कर ले करो, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो ये बार आप नॉर्मल देखें और रिपीट के लिए मतलब रिवीजन करो आप, ठीक है, वीडियो से जल्दी समझ आएगा भाई। तो भैया उतार लीजिए यहाँ तक, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। ये बार ढंग से देख लीजिए। तो जल्दी से उतार लीजिए इनको। हाँ तो भाई आगे चलते हैं। यहां तक देख लिया क्या आपने? तो ठीक है, अब देखते हैं क्या फॉर्मेट है। तो यहां तक देखो, ये आपने नारा समझ लिया, ये दिया है 93 के अंदर, ठीक है, 93 में, ठीक है, 1993 के अंदर स्टार्ट है। अब ये तो था नारा, ये लिख रहा है नारा दिया था, है ना, नारा था। और नारा इसका क्या था, यहां लिख देता हूं, ब्रैकेट में लिख लेना, शिक्षा बिना बोझ के। पिछली बार भी मैंने दिया था, पिछली बार जब NEP कराई थी उसके अंदर अपन पूरी चीज इनको और पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लेंगे भाई, ठीक है। तो यहां तक सारी चीज आपको समझ आ गई ना? ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूं इसको। नारे को याद रखना, इसकी स्टार्टिंग देखते हैं कब कब हुई है और क्या इसका फॉर्मेट चल रहा है। अगर आप चेक कर रहे हो तो आपको पता होगा कि अब जो टाइम चल रहा है ये बोलते हैं गोल्डन पीरियड, बिल्कुल एंडिंग चल रहा है। इसमें जितना भी आप पे लूटा जाए उतना खजाना लूट लीजिए। हमारा कहने मतलब ये, जितना पढ़ा जाए उतना पढ़िए, क्योंकि इस समय आपको पता है कि समय कितना मूल्यवान है। आपकी 1 मिनट खराब होने का मतलब है कि ये हो सकता है अपन 10 कदम पीछे निकल जाएं, ठीक है। तो आपने अपनी तैयारी को बरकरार रखें और चलते हैं आगे की ओर। तो देखो NEP NCF, ठीक है, NCF 2005 जो का गठन किया गया है, NEP गठन या इसकी सिफारिश की है, ठीक है, सिफारिश, जिसने इसकी सिफारिश की या इसको बोल सकते हैं शुरुआत की, ठीक है, शुरुआत किसने की? यशपाल समिति के द्वारा हुई है, यशपाल, ठीक है, यशपाल समिति ने इसकी क्या की है? शुरुआत की है। और 2005 का नारा दोबारा लिख देते हैं, कोई बात नहीं है, शिक्षा बोझ नहीं, या शिक्षा लिखो, हाँ शिक्षा बोझ नहीं, पूरा लिख देते हैं, शिक्षा
बोझ नहीं, ठीक है। या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसका पूरा जो सेंटेंस है वो तो है बिना बोझ के शिक्षा, वो शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है भाई। यहां तक समझ आ गया दोनों चीज। अब देखते हैं ये किस पर केंद्रित है, एनसीएफ, जो एनसीएफ की रणनीति है, ठीक है, किस पर केंद्रित है। आगे जो पूरी सारी चीज ये एनईपी जो करा रही है, सॉरी एनसीएफ, मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा लैंग्वेज का, एनसीएफ और एनईपी क्या थोड़ा मैथ सा ऐसा खा जाता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम आ रही है। मतलब लैंग्वेज वैसे ही खराब है, कोई बात नहीं है, पर सारी चीज अच्छे से समझ आएगी, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये किस पर आधारित थी, ये थी बाल केंद्रित, ठीक है, क्योंकि ये किस पर जोर दे रहा बाल केंद्रित शिक्षा पर, ठीक है, ये इस पर जोर दे रहा था, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इसके भाग, एनसीएफ 2005 के भाग, तो ये इनको कितना भागों में बांटा है उनको जानेंगे अब, ठीक है। तो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाले भी इंपॉर्टेंट है, ये वाली भी और ये वाली भी, ठीक है, तीनों चारों चीज सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या किया जाता है, परिपेक्ष, परिपेक्ष बोले तो अपन दृष्टिकोण, ठीक है। बच्चे के सबसे पहले क्या किया जाता है, उसका दृष्टि टेटमेटर पूरा वाला है ना, इसका क्या है पूरा दृष्टिकोण को आंकना, कि बच्चे का दृष्टिकोण क्या है, कि वो कौन से लेवल में है, कमजोर है, ज्यादा है, या उसको क्या है। उसके बाद क्या देखा जाता है, शिक्षण या सिखाना, ठीक है, सिखाने पर ध्यान, ठीक है। पहले बच्चे का क्या किया जाएगा, शिक्षण किया जाएगा, परिपेक्ष किया जाएगा, उसके दृष्टिकोण को नापेंगे। दूसरी बात, उसके शिक्षक को हम क्या करेंगे, जो इसकी जो शिक्षा है, जो भी बच्चे को सिखाना है उसके साथ वो क्या कर लेगा, उस पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, वो पढ़ाई कैसे जा रहा है, सीख कैसे रहा है, ठीक है। तीसरी बात, उसका पाठ्यक्रम, पाठ्य चर्चा, ठीक है, उसके पाठ्य चर्चा पर ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद आता है चौथा, स्कूल आवंटन, आकलन, कि स्कूल का जो आकलन है वो कैसा है, उसके परिप्रेक्ष्य में जो शिक्षा दी जा रही है उसका वातावरण कैसा है, अच्छा है, बेकार है, या कैसा है भाई, ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीज अच्छे में समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इसके बाद उसके वातावरण को जानेंगे, ठीक है, और समाज सुधार। तो देखो इसको दोनों को मैच कर लेना, ये क्या थोड़ा आगे पीछे लिख दिया अपन ने, एक ही चीज है। तो देखो पाठ्य चर्चा, ठीक है, पाठ्य चर्चा, इसमें क्या है, स्कूल का आकलन किया जाता है, स्कूल आकलन। इसके बाद बच्चे के अंदर क्या देख करना है, जो बच्चे को सही शिक्षा कब दी जा सकती है, जब पूरी क्लास का जो मेंटेनेंस है ना वो अच्छे से हो, बच्चे सारे पढ़ने वाले हों, अगर कोई चीज समझ नहीं आए, मतलब एक दूसरे को क्या है बढ़ोतरी की जाए, ठीक है। कोई बच्चा नहीं समझ आ रहा है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाए, ये नहीं है कि बढ़ते हुए को गिराना। तो इसके बाद इसके लिए बोलेंगे अपन क्लास का वातावरण। इसमें कौन से ध्यान दिया गया था, पहले दृष्टिकोण पे, फिर सिखाने पर ध्यान दिया कि बच्चे को सिखाना क्या है, फिर उसको स्कूल आंकना, उसके परिवेश के लिए सारी चीजें हैं या नहीं है, ठीक है, ये पाठचर्या बोल सकते हैं सीधा। इसके बाद कक्षा आएगी, कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, अच्छा, यदि कक्षा का वातावरण अच्छा होगा, टीचर समझने वाला होगा, ये नहीं है अगर वो होगा प्रशिक्षित, मतलब पढ़ा लिखा हुआ, पूरी डिग्री तो आज के टाइम कोई काम की नहीं है, अगर वो पूरे ज्ञान रखने वाला होगा तो उसका जो क्लास का वातावरण है वो भी शांत बना रहेगा, और उसमें क्या है इंटरेस्ट, यदि बच्चों को शिक्षण विधियों के माध्यम से पढ़ाएंगे तो वो क्या अच्छे से समझ सकता है। तो यहाँ तक सारी चीज समझ आ गई। इसके बाद आता है अंतिम व्यवस्थाएं, जो भी व्यवस्थाएं उसमें क्या करना है, सुधार, व्यवस्थाओं में
अगर स्कूल का जो मेंटेनेंस है, पूरी व्यवस्था अच्छी है, अच्छे से पढ़ा सकते हैं, बोर्ड वगैरह है, बच्चों को बैठने के लिए सीट है, एक बच्चे फिक्स कर रखे हैं कि एक क्लास के अंदर, अगर आपने एनईपी पढ़ी होगी तो उसमें जो अनुपात है ना, पीटीआर है ना, पीपल पीपल टीचिंग रेशो, मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें क्या 30:1, ठीक है, वो शहरों में या शहरी वाले में, और उसमें अगर ग्रामीण सेवक देखते हैं अगर कम हो तो उसमें क्या ज्यादा से ज्यादा कितने कर 30 कर सकते हो, कम में, वरना ये है, ठीक है, सॉरी मैच कर लेना, ठीक है, ये गांव का है वो शहर का है। शहर में ऐसा होता है कि जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो उसके लिए 30 तो चाहिए, अन्यथा 25 पे एक टीचर आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ तक इसको उतार लीजिए, फिर बढ़ेंगे आगे की ओर, ठीक है। देख लिए भाई सही से। देखो किसी भी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूं, ठीक है। तो आप जल्दी से उतार लीजिए। लिख लिए क्या आपने? ठीक है भाई, तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है भाई, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, सारी चीज समझ आ गई है ना। देखो ऐसा होता है, जब अपन कॉपी में लिखेंगे तो उसमें क्या है, जल्दी से लगभग 1 या 2 मिनट तो आराम से लग जाती है, इसलिए मैं साइड में हट जाता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए, कोई भी चीज में दिक्कत ना हो भाई, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देख लिया, अब देखेंगे कि इसकी कौन सा फॉर्मूला अपनाया है, ठीक है। यहाँ से देखता हूँ, एनसीएफ 2005 में फॉर्मूला अपनाया। तो भैया इसके अंदर 3 फॉर्मूले हैं, सीधी सीधी बात कि बच्चे को ज्ञान केवल 3 चीजों के आधार पर देना है। सबसे पहले बच्चे को मातृभाषा में ज्ञान देना है, इसके सबसे बड़ा फॉर्मेट, ठीक है। एनईपी में लिखाया था, तीनों चीज में लिखाई थी। सबसे पहले बच्चे को क्या है, उसके मातृभाषा में समझाना है। अगर मातृभाषा में, अगर वो अपन मातृभाषा में समझाएंगे तो उसकी पकड़ कितनी मजबूत होगी कि जल्दी से सीखने की कोशिश करेगा और पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट लेगा, रुचि लेगा। मातृभाषा इसके बाद आ जाती है, फिर आती है अन्य मातृभाषा होगी, ठीक है, हिंदी भाषा, या अपन दूसरी भाषा है, इसको क्या बोलते हैं, दूसरी भाषा है इसके, हिंदी भाषा में ज्ञान, ठीक है, सही से लिखते हिंदी, एक आती है हिंदी भाषा, ठीक है, या हिंदी भाषा में ज्ञान देना। तीसरी है अन्य या इसको बोल सकते हैं अपन देसी भाषा, ठीक है, विदेशी भाषा का ज्ञान, ठीक है। ये 3 फॉर्मेट है कि पहले बच्चे को ज्ञान कौन सी भाषा में दिया जाए, मातृभाषा में दिया जाए भाई, ठीक है, फिर हिंदी भाषा में, उसकी हिंदी भाषा में सिखाई जाए, ठीक है, और इसके बाद आता है विदेशी, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट आपका कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एनसीएफ फर्स्ट फॉर्मेट आपको या अच्छे से याद हो जाना चाहिए, बोलना नहीं है कौन कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यहां देखते हैं इसके बाद इसका मतलब उद्देश्य क्या है, एनसीएफ योजना क्या है। तो भैया जो एनसीएफ की योजना आखिर क्या है उसको जानेंगे। तो यहां से देखते हैं अपन, गलती से क्वेश्चन ही बना दिया अपन ने। तो इसका सीधा सा उद्देश्य है कि बच्चों को क्या ज्ञान देना, ठीक है। और इसके बारे में एक लेखक है जिसका नाम है वायस्कोव्स्की, है ना। इसने इसके बारे में बोला है कि एनसीएफ इसमें क्या है कि बच्चे को शिक्षा का या शिक्षा बिंदु या बिंदु शिक्षण, ऐसा है, ठीक है, दोनों को चेंज कर लो, शिक्षण बिंदु, उल्टा लिख दिया फिर से,
शिक्षण बिंदु वह, ठीक है भाई, शिक्षण बिंदु वह शिक्षण कार्य से, जो एनसीएफ का है, शिक्षण कार्य से या शिक्षण कार्य में योगदान देना, ठीक है भाई। इसका सबसे बड़ी, इसकी सीधी सीधी बायस किसके, मतलब एक वैज्ञानिक है, ठीक है। अगर आपने मनोविज्ञान पढ़ी है तो इसका नाम जरूर पढ़ा होगा, है ना, वायत्कोव्स्की, है ना। थोड़ा नाम आगे पीछे हो सकता है, लगभग लगभग ये नाम है जितना कंटेंट मुझे याद है, ठीक है। तो इसमें क्या है, शिक्षा, जो शिक्षा पर आधारित बिंदु है, ठीक है, या बिंदु शिक्षा या उसके शिक्षण क्षेत्र में जो भी है वो सारी चीजों का क्या है, योगदान देना, जिससे बच्चे आसानी से सीख सके भाई। तो इसको एक बार यहाँ तक उतार लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है सारी चीज आपको अच्छे से समझ आ रही है। अपन का एनसीएफ बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है, यहाँ तक देख लीजिए भाई एक बार। चलो एक और चीज देखो, इसकी जो एक और चीज है वो अपने मेन है, ठीक है, मोस्ट लगा के लिख देना, ठीक है, मतलब शिक्षण विधियां तो है। इसमें क्या है, जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा को राजभाषा बनाना, ठीक है भाई। हिंदी भाषा को कैसे बनाना है, राजभाषा बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। समझ गए भाई। तो इनको उतार लीजिए, फिर बढ़ेंगे आगे की ओर अपना। तो यहाँ तक देख लीजिए भाई, उम्मीद है सारी चीज आपको समझ आ गई है, ठीक है। अपना लास्ट चैप्टर रहेगा इसके बाद, यहाँ तक देखो सही से। उतार लिया क्या आपने? अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब देखते हैं इनके सिद्धांत, ठीक है। तो एनसीएफ के अब सिद्धांत देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं एनसीएफ के सिद्धांत। एनसीएफ 2005 के सिद्धांत। आगे सिद्धांत क्या है, क्या कारण पड़ रहा है जो इसको अपन बना रहे हैं। तो सबसे पहली बात, इसको किस भाषा में सिखाना है, मातृभाषा को बढ़ावा, ठीक है भाई। पहली बात मातृभाषा को बढ़ावा देना। दूसरी बात अपन ने जानी है हिंदी भाषा को राजभाषा बनाना, ठीक है। तीसरी बात आपन ने जानी है, इसका जो अपन अब तक देख रहे हैं कि बिना बोझ के अपन को शिक्षा देनी है। जब बिना बोझ के होगी तो इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें या इससे रटने वाली विद्या, ठीक है, रटने को, अरे सेंटेंस ही नहीं बन रहा है, इसको सही सही लिखता हूं। इसमें रटने पर आधारित नहीं है, ठीक है। ये जो विद्या है इसमें रटने पर आधारित नहीं है, रटने पर बल नहीं दिया, ठीक है भाई। ये सही है, उसका थोड़ा लैंग्वेज डैमेज आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक इन तीनों को उतार लीजिए, फिर बढ़ेंगे अपना चौथे की ओर। तो यहाँ तक देख लीजिए, आपने एक चीज गौर करी होगी, अगर हम रटने पर बल नहीं देंगे, ठीक है, बच्चा आसानी से सीखेगा, और अगर सीखेगा तो आंसर वगैरह को उत्तर बताएगा। तो उसमें क्या है, एनसीएफ में बच्चों को पुनर्बलन, है ना,
देने में सहायक। अगर आप एक चीज देख रहे हैं, जब एनसीएफ अपन कर रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रीय करिकुलम बनेगा, बिना आधार पे बनेगा, तो बच्चा उसका उत्तर देगा तो शिक्षक उसके उत्तर से प्रभावित होकर क्या देगा, पुनर्वलन। पुनर्वलन का सीधा सा नियम मैं पहले बता चुका हूँ, हमेशा सकारात्मक पुनर्वलन देना है। पुनर्वलन बोले तो क्या बोलेंगे, बच्चे को प्रोत्साहित करना, ठीक है भाई, मोटिवेट करना, ना कि डिसमोटिवेट, ठीक है। ये चारों यहाँ तक समझ आ गए ना भाई, यहाँ तक देख लीजिए। फिर अपन एक या दो और जान लेंगे इसमें। तो देखते हैं, देखो सुनो, मैंने अभी पढ़ाई थी, जो एनसीएफ है बाल केंद्रित है, ठीक है, बाल केंद्रित पर क्या है, आधारित है। सेक्शन नंबर देखो, जब ये आधारित होगा, बच्चा कम रटने लगेगा, याद करने लगेगा, तो इसमें जो परीक्षा होगी, परीक्षा की रूपरेखा में, जब परीक्षा होगी तो परीक्षा की रूपरेखा में लचीलापन आएगा। तो इसी के साथ ये वाला एनसीएफ आपका कंप्लीट होता है भाई, यहां तक उतार लीजिए। सारी चीज आपको समझ आ गई होगी। इसको अपन बोल सकते हैं, इसको सिद्धांत बोले या इसकी विशेषता बोले, बात एक ही है, ठीक है। विशेषता या सिद्धांत आ जाता है तो गलती से कोई मिस नहीं करना है। तो उतार लीजिए सही तरीके से इसको। ठीक है भाई, तो एनसीएफ अपना कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक सारी चीज आपको अच्छे से समझ आ गई है, ठीक है। तो अब बढ़ेंगे मूल्यांकन की ओर। मूल्यांकन का छोटा सा टॉपिक है, जैसे एनसीएफ है ऐसे ही मूल्यांकन। अगर मूल्यांकन खंडन करें अपन तो क्या निकलेगा, मूल्य प्लस अंकन, ठीक है, यही रहेगा। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, बच्चे के द्वारा जो भी शिक्षण कार्य करेगा, शिक्षण कार्य का निर्णय करना ही क्या कहलाएगा, मूल्यांकन। बिल्कुल 2 मिनट का टॉपिक और बचा है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है भाई। सवाल अपनी यूं खत्म हो जाएगी और आज की क्लास आपको बिल्कुल अच्छे समझ आ जाएगी। और हमारी जो प्ले लिस्ट है वो शिक्षण वीडियो के नाम से ऐसे कुछ मिलेगी, ठीक है। तो हमारी शिक्षण वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। आप उसको मैच जरूर करना एक बार एग्जाम में, अगर नहीं आए तो बताना, ठीक है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दें कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो यहाँ तक सारी चीज आपको समझ आएगी। तो मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन बच्चे के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसका अपन निर्णय ले सके कि इसने कैसा काम किया, अच्छा है या बुरा, उसने जो अध्ययन किया है वो कैसा है, अच्छा है या बुरा है, कैसा है, ठीक है भाई। तो इसका फर्स्ट वाला आ गया। इसके बाद इसकी विशेषता, बच्चे की जो मतलब क्या है, सारी चीजों को आंकना ही क्या कहलाएगा, इसकी विशेषता। अब बच्चे को कैसे कैसे आंकेंगे, कौन कौन सी विधियां हैं, भैया मूल्यांकन के दौरान हो सकता है कोई शिक्षक उसके संबंध में खड़ा हो, ठीक है। और अगर कोई शिक्षक उसके संबंध में, जैसे कि मान लो कोई टीचर है, टीचर उसका कोई रिलेटिव लग रहा है किसी स्टूडेंट का, तो उसका मूल्यांकन में अच्छे नंबर दे देगा। और उसमें क्या बच्चे का प्रोत्साहन, हालांकि वो तो खुश हो जाएगा बच्चा, पर और बच्चे डिमोटिवेट होने की संभावना होती है। इसका एक और गुण लिख लेते, जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन, ठीक है, यह निरंतर प्रक्रिया भाई, निरंतर प्रक्रिया है। निरंतर प्रक्रिया क्या है, मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली, ठीक है भाई, इसको ऐड कर लेना, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है भाई। यहां तक समझ आ गया। अब देखते हैं विशेषता, मूल्यांकन की अंतिम विशेषताएं, मूल्यांकन की यहां लिख देता हूं कि विशेषता, बड़ी काम की विशेषताएं, बस ये याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। विशेषता में गड़बड़ हो जाती है। सबसे पहले देखेंगे अपन वैधता, वैधता के बाद जानेंगे
विश्वसनीयता ठीक है। अगर देखो वैधता क्या है, जब नियम कानून के आधार पर, ठीक है, नियम कानून जो भी रूल वगैरह बनाए उनके आधार पर उसका क्या किया जाए, मतलब उनका निरीक्षण किया जाए, मतलब पूरे सही तरीके से नियम जो बनाए उनके आकलन के आधार पर या कानून के आधार पर वैलिड माना जाए, ठीक है। अंग्रेजी में वैधता को वैलिड बोलेंगे, मतलब कि पूरे नियम कानून के साथ उसको क्या है संरक्षित या अपना क्या मान सकते हैं, मतलब सुनिश्चित कर लिया जाए कि ये सही है या गलत है। विश्वसनीयता कि भैया मूल्यांकन कैसा किया जाए, ऐसा किया जाए जैसे सारे बच्चे जितने भी एक्स्ट्रा बच्चे वो सारी चीज क्या कर ले, अच्छे से समझ सके भाई, मतलब सारी चीज उस पर विश्वास कर ले। यहाँ तक आपको समझ में आई। इसके बाद आता है वस्तुनिष्ठता, ठीक है। चौथा अपन देखेंगे वस्तुनिष्ठता क्या होती है। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है जब शिक्षक, ठीक है, अगर एक शिक्षक के द्वारा कोई बच्चे का कार्यक्रम या जो भी अध्ययन किया है या उसका निरीक्षण किया है वो कैसा है, बिल्कुल अच्छे से बखूबी सेम। अगर 10 टीचरों से मैं कॉफी जांच करवाऊं तो 10 टीचरों का भी अगर किसी बच्चे के लिए उसने 50 में नंबर दिया है, ठीक है, अगर बच्चे का मार्क कितना दिया है 50 दिया है, तो अब जितने भी अगर 10 शिक्षक उसको जांचें या 10 टीचर उसको जांचेंगे तो उसका मार्क कितना आना चाहिए, वो 50 आना चाहिए। उसमें क्या है, किसी भी प्रकार से भेदभाव या बच्चे के साथ अन्य चीज नहीं करनी चाहिए। तो आपको यहाँ तक समझ में आई। इसके बाद आता है अपने लगभग 2 और बच रहे। तो पहले आपने वस्तुनिष्ठता देख ली, इसके बाद आता है विभेदीकरण। विभेदी करता है विभेदीकरण, ठीक है। विभेदीकरण में आपको बता दिया है किसी भी बच्चे के साथ कोई प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, सारी चीज कैसी है, समान होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक आती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, स्वयं छात्र जो उसका मूल्यांकन करने वाला है, स्वयं शिक्षक होगा। और ऐसा करने पर बच्चे को क्या है, प्रोत्साहित की जगह हतोत्साहित हो जाता है। अगर गड़बड़ आती है तो उसमें क्या है, समस्या पड़ सकती है भाई, ठीक है। तो इसके बाद आता है व्यापकता का बात होता है कि जो प्रश्न बनाए, ठीक है, जो भी प्रश्न बनाए जाएं वो कैसा होना चाहिए। चलो यहां लिख लेता हूं व्यापकता। प्रश्न का निर्माण पूरे संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होना चाहिए, मतलब कि बोलना जैसे कि अपने रीड, ठीक है। एग्जाम्पल रीट में अगर आप एसएसटी देख रहे हैं, एसएसटी तो उसके लिए 10 यूनिट, ठीक है। अगर 10 यूनिट है तो 10 यूनिट के आधार 10 यूनिट आ रही हैं, ठीक है, तो उसके आधार पर अपने को कितना पूरा रीट का एग्जाम बनाना है, 10 यूनिट के आधार पर बनाएंगे। उसका व्यापकता कितनी होगी, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर क्या बनाना, पूरा पाठ बनाना है, ठीक है। इसके बाद आता है मानवीकृत, ठीक है, मानवीकृत। इसके बाद अपना 6 नंबर का है मानवीकृत, ठीक है। इसका क्या फॉर्मेट है कि ऐसा करना कि मतलब जितने भी विशेषताएं, मतलब सारे जो मूल्यांकन का गुण है ये 5 और 6 सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये वाला जो अपना सामने देख रहे हैं ये सारी चीज, मतलब ये जितना मूल्यांकन है वो सक्सेस होगा। अन्यथा अगर किसी भी विशेषता में कोई गड़बड़ होती है, वस्तुनिष्ठता नहीं आएगी, विश्वास नहीं होगा, वैलिड नहीं होगी या व्यापकता नहीं होगी, किसी प्रकार की अगर कोई कमी रह जाती है तो जो किया गया मूल्यांकन है वो कैसे हो जाएगा, वेस्ट, निरर्थक साबित होगा। तो यहाँ तक उम्मीद है सारी चीज आपको समझ आ गई है। एक बार ढंग से उतार लीजिए, फिर अपने देखेंगे आगे। ठीक है भाई, जल्दी से उतार लीजिए। ठीक है भाई, तो यहां तक सारी चीज आपको समझ आ गई है कि नहीं आई है। अगर कोई चीज में दिक्कत आ रही है तो आप बता देना। ठीक है भाई, तो आज का अपना ये छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। एनसीएफ 2005 और मूल्यांकन आपको सारी चीज में बता दी, कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, कौन सी चीज आपको ज्यादा याद रखनी है, वो गलती से नहीं छोड़नी है।
तो अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं और आज की शिक्षण विधियों का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो के नए टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए धन्यवाद और आपके लिए हम दुआ करते हैं कि आपकी जो पात्रता परीक्षा है अच्छे से निकल जाए और हम नया बैच शुरू करेंगे बाद में। बस कोशिश करें कि आप अच्छे से तैयारी करें, किसी भी हाल में आपकी यह क्लास आपको फायदेमंद हो और सारी परीक्षाएं अच्छे से निकलें। तो हम तो ये कामना करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक के लिए धन्यवाद।